गजनवी 997 से लेकर के 1030 तक इसका शासनकाल माना जाता है। महमूद गजनवी अपने पिता सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद गजनी की गद्दी पर बैठा। अपने पिता सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद गजनी की गद्दी पर महमूद गजनवी बैठता है और 997 ईस्वी से लेकर के 1030 तक गजनी क्षेत्र का सुल्तान बना रहता है। इस बीच में क्या करता है, गद्दी पर बैठने के सबसे पहले इसने क्या करता है, सीस्तान के राजा, सीस्तान के शासक खल्फ क्या नाम बताया था, खलफ बिन अहमद, ये ऐसा कुछ था ना, खल्फ मलिक उल खल्फ, यस मलिक उल खल्फ, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा था मलिक खल्फ उल अहमद, ऐसा भी नाम आता है इसका, ध्यान देना, खल्फ उल अहमद को पराजित कर सुल्तान की उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण की। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? थोड़ा सा ज्यादा रनिंग हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं क्या? चलिए इसके बाद संभाल देंगे। महमूद गजनवी जब 997 में अपने पिता सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है तो सिस्तान के शासक, सबसे पहले सिस्तान के शासक मलिक उल खल्फ या खल्फ उल अहमद को पराजित करके सुल्तान की उपाधि धारण करता है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम तुर्क शासक बना। प्रथम मुस्लिम तुर्क यानी कि इसको बोल सकते हैं प्रथम तुर्क जनजाति में सबसे पहली बार जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, यह कौन था? महमूद गजनवी था। और अपना नाम बदल करके, इसके जो बचपन का नाम था, अगर देखा जाए इसके जो बचपन का नाम मिलता है, बचपन का नाम क्या था इसका? अबू कासिम महमूद। इसने अपना नाम बदल करके जब ये शासक बनता है तो यह महमूद गजनवी के नाम से फेमस हो जाता है। महमूद गजनवी क्यों? क्योंकि गजनी का शासक बनता है, और महमूद क्योंकि इसका नाम लास्ट में महमूद जुड़ा ही है, तो अबू कासिम महमूद अब महमूद गजनवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। इतना समझ में आ गया? इसके बाद क्या करता है, ध्यान देना, जब यह अपनी बहादुरी का परिचय देता है और गजनी का सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जब उभर करके सामने आता है तो खलीफा को लगा, जो खलीफा होते थे मुस्लिम जगत के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता होते थे, वो खलीफा को लगा कि महमूद गजनवी हमारे बड़े काम का चीज है, तो उसने सपोर्ट किया, उस समर्थन दिया और गजनी के शासक की मान्यता भी दे दी कि आप गजनी के शासक बने हो, मैं मान्यता देता हूं कि आप गजनी के लीगल शासक हो, और आप पर कोई भी अटैक करता है तो यानी खलीफा से डायरेक्ट टकरा रहा है। ऐसा इसने खलीफा का जब हाथ हो गया, खलीफा का जब थोड़ा सा इशारा मिल गया तो महमूद गजनवी और शक्तिशाली होने का परिचय दिया। इसने क्या किया, ध्यान देना, अन्य क्षेत्रों को, गजनी को, गोर को, सिस्तान को और फरगाना को और भी अन्य छोटे छोटे जो अड़ोसी पड़ोसी जितने भी राज्य रहते हैं सबको मिला करके एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है। और अपने आप को, ध्यान देना, अपने आप को यह शक्तिशाली दिखाने के लिए सम्राट से उपाधियां भी प्राप्त कर ली, जो उपाधियां धारण की थी उस उपाधियों को लीगलाइज करवा लिया। यानी कि जब खलीफा ही इसके समर्थन में उतर गए तो ये सुल्तान और सुल्तान की उपाधि का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो एक दास हो करके, तुर्क दास हो करके इसने जब सुल्तान की उपाधि धारण कर ली तो इसको सुल्तान की मान्यता मिल गई। और क्या हुआ इसके साथ, खलीफा का नाम उस समय क्या था? अल कादिर बिल्लाह। क्या नाम मिलता है उनका? अल कादिर बिल्लाह। जो खलीफा थे अल कादिर बिल्लाह ने इनको महमूद गजनवी को यामिनुद्दौला की उपाधि दिया, एक उपाधि और दे दिया, यामिनुद्दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, साम्राज्य का दाहिना हाथ। अगर जिस व्यक्ति को कह रहे हो कि साम्राज्य का दाहिना हाथ, वह व्यक्ति तो अपने आप में और शक्तिशाली महसूस होने लगेगा।
और वास्तव में शक्तिशाली था भी। और जब इसको ऊपर से ये मिल रहा है कि यामिनुद्दौला, मुझे कौन सी उपाधि मिल रही है? यामिनुद्दौला की उपाधि खलीफा दे रहे हैं, और ये इसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, अर्थात मुस्लिम यानी कि खलीफा के साम्राज्य का दाहिना हाथ। किसका? खलीफा के साम्राज्य का दाहिना हाथ। और दूसरी एक उपाधि और दी, अमीन उल मिल्लत। अमीन उल मिल्लत, अमीन उल मिल्लत, इसका मतलब होता है मुस्लिमों का संरक्षक। मुस्लिमों का संरक्षक, एक उपाधि और दे दी गई। खलीफा ने महमूद गजनवी को एक उपाधि और दे दी गई, अमीन उल मिल्लत। इसका अर्थ होता है मुस्लिमों का संरक्षक। ये व्यक्ति मुस्लिमों का संरक्षक है। देखो ये भी और मजबूत हो रहा है। ठीक, साम्राज्य का दाहिना हाथ भी कहा, मुस्लिमों का संरक्षक भी कहा, और क्या कहता है आगे? इस और आगे चल करके अपना सैनिक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। खलीफा ने अपना सैनिक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। ठीक, यहां पर लिख देते हैं इसको, सैनिक प्रतिनिधि। सैनिक प्रतिनिधि का मतलब यह होता है, अगर हम इसको अगर दूसरी भाषा में कहें तो सैनिक कमांडर, इसको हम सैनिक कमांडर कह सकते हैं। खलीफा का सैनिक कमांडर कौन है? खलीफा के बाद जो सैनिक कमांडर सैनिकों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होगा, या खलीफा जहां भेजेगा ये जाएगा। सैनिक प्रतिनिधि का मतलब यही हुआ कि खलीफा जिस दिशा में भेजेगा, जिस राज्य में भेजेगा, जहां भेजेगा, चाहे धर्म प्रचार के लिए, चाहे लूट करने के लिए, चाहे आक्रमण करने के लिए, ये जाएगा। तो खलीफा प्रतिनिधि अर्थात खलीफा कमांडर बनाया गया किसको? महमूद गजनवी को। और राजशाही पोशाक दिए गए। राजशाही पोशाक समझते हैं? रॉयल ड्रेसेस। तलवार दी गई, रॉयल ड्रेसेस दिए गए, तमाम प्रकार के एकदम साज सज्जा, हर तरीके से इसको इतना सम्मान मिला, इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां मिली। और इसी अवसर पर जब इसको सैनिक प्रतिनिधि या सैनिक कमांडर की उपाधि दे दी गई, तो ये समय था 1000 में। तब ध्यान देना, तब महमूद गजनवी ने क्या किया? इसी अवसर पर शपथ लिया। जब इसको सैनिक प्रतिनिधि बनाया गया तो इसने शपथ लिया। शपथ क्या लिया? कि मैं प्रतिवर्ष भारत पर एक अभियान करूंगा। शपथ क्या लिया? जब खलीफा ने, ध्यान देना, जब खलीफा ने अपना सैनिक प्रतिनिधि बनाया तो ये खुश होकर के महमूद गजनवी ने क्या शपथ लिया? कहा कि मैं प्रतिवर्ष भारत पर अपना एक अभियान करूंगा, अर्थात मैं प्रतिवर्ष भारत पर एक आक्रमण करूंगा। और प्रतिवर्ष सन 1000 से शुरू होता है इसका आक्रमण, और 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण होते हैं भारत पर। अब जरा सोच लीजिए, 17 बार आक्रमण हुए 1000, यानी 27 साल में 17 बार आक्रमण। प्रतिवर्ष के हिसाब से न जोड़िएगा। अब प्रतिवर्ष कहा था, शपथ लिया था कि मैं प्रतिवर्ष अभियान करूंगा। प्रतिवर्ष का मतलब ऐसा, कोई भी कभी आता था, एक साल में आता था, दूसरे साल वापस लौट पाता था। यानी कि 15 महीने का अभियान होता था, 18 महीने का, 20 महीने भी लग जाते थे, तो एक साल से ज्यादा हो ही जाता था। ठीक, तो इस तरीके से डेट में मत जाइएगा। लेकिन इसने लगातार, जब तक ये जीवित रहा, लगातार भारत पर अभियान करता रहा। तो शपथ लिया, क्या लिया? भारत पर अभियान का। भारत पर अभियान या आक्रमण बोल सकते हैं, भारत पर आक्रमण या अभियान। ठीक, भारत पर आक्रमण या अभियान की शपथ लेता है। और इसका अब आक्रमण की शुरुआत होती है सन 1000 से। ठीक है, अब 1000 से, अब इसके हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। इसके एक चीज और बता दें इसने ये तो इसका हुआ। जब ये गद्दी पर बैठा, ध्यान देना, जब ये गद्दी पर बैठा तो इसका अपने भाई से संघर्ष करना पड़ा। इसका एक भाई था, उसका नाम था इस्माइल। ये छोटी घटना है, कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं नहीं आता है। अपने भाई महमूद ने, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, ये कहाँ गया, अबू कासिम महमूद। अबू कासिम महमूद का एक भाई था, उसका नाम था इस्माइल। अब छोटा था बड़ा था, अब इसकी जानकारी तो नहीं मिलती है कि छोटा भाई था बड़ा भाई था। अपने भाई इस्माइल को पराजित करके ये खुद गद्दी पर बैठा। इसका मतलब इसका भाई बड़ा रहा होगा, तभी तो पराजित करके खुद गद्दी पर बैठा। हाँ, और छोटे भाई को पराजित करके गद्दी पर बैठने की जरूरत ही क्या है? वो खुद गद्दी पर बैठ जाओ। अगर छोटा भाई आएगा लड़ने के लिए तो हम उससे निपट लेंगे। लेकिन इसने क्या किया? अपने भाई इस्माइल को गद्दी से हटा करके या इसकी हत्या करके ये खुद गद्दी पर बैठा था। ये भी एक जानकारी आपको मिलती है। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान देना, एक बार हम क्विक रिवीजन मार देते हैं कि महमूद गजनवी अपने पिता सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 997 ईस्वी पर गद्दी पर बैठता है और 1030 में इसकी मृत्यु होती है। तब तक ये शासन करता है, गजनी का शासक माना जाता है। शासक बनने के बाद सिस्तान के राजा मलिक उल खल्फ या खलफ बिन अहमद
को पराजित करके इसने क्या किया, सुल्तान की उपाधि धारण की। क्योंकि ये जो अन्य, जब गजनी का शासक था, गजनी के साथ साथ सिस्तान को देख लिया जाए, बलूचिस्तान को देख लिया जाए, हेरात को देख लिया जाए, गोर को देख लिया जाए, फरगाना को देख लिया जाए, अन्य छोटे बड़े कई रियासतों को इसने शामिल करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। ठीक, और ये प्रथम तुर्क था जो कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। हालांकि दासों को या तुर्कों को या जनजातियां जो थी वहां पर, उनको सुल्तान की उपाधि धारण करने की आजादी या अधिकार नहीं मिलते थे सबको। यानी कि एक उच्च वर्ग के लोग ही इसको उपाधि धारण कर सकते हैं। जैसे आप भारत में देखेंगे जो शासक वर्ग होता था, उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे। ज्यादातर शासक वर्ग क्षत्रिय माने जाते थे। अगर कोई शासक वर्ग वैश्य या शूद्र बन जाता था तो उसको भी बड़ी अजीब निगाह से देखा जाता था। ऐसी घटना एक शिवाजी के संदर्भ में बता दें। शिवाजी को कुछ लोग कहते हैं कि वो देवगिरी के यादव वंश थे। उनकी माँ जीजाबाई वो देवगिरी के यादव वंश से संबंधित थी। उनको शूद्र या वैश्य की संज्ञा दी गई। जब यहाँ पे काशी के जो विद्वान थे गंगा भट्ट, जब इनको बुलाया गया, क्योंकि ब्राह्मण के, महाराष्ट्र के सारे ब्राह्मणों ने मना कर दिया, कहा नहीं हम एक शूद्र का राज तिलक नहीं करवा सकते हैं। तो काशी के विद्वान को बुलाया गया। काशी के विद्वान को लालच देकर के बुलाया गया, तो गया तो कहा कि नहीं, हम इसको हाथ से राज तिलक नहीं करेंगे, पैर के अंगूठे में चंदन लगाएंगे और माथे पर लगा देंगे, क्योंकि ये शूद्र व्यक्ति है, इसको हम राजा, या शूद्र है, वैश्य है, यानी कि हायरकी जो होती है, इस तरीके से इसको हम राजा या राज तिलक नहीं करेंगे। हम पैर के अंगूठे से चंदन लगाएंगे और उसको माथे पर लगा देंगे। ये तरीका होता है क्या? ये तरीका था। ऐसे भी तुर्क जनजातियां, जो वहां की जनजातियां होती थी, वो जनजातियां क्या थी, एक प्रकार से निचले पायदान पर आती थी, एक सभ्य समाज में नहीं होती थी। और जो खलीफा वगैरह होते थे इतना ज्यादा सम्मान नहीं देते थे जनजातियों को। वो लोग सिर्फ मुस्लिमों को, या जो वर्चस्वशाली लोग रहते थे उस समाज में, वहां उन्हीं को मान्यता देती थी। लेकिन महमूद गजनवी एक तुर्क दास था और दास का बेटा था, इसने उपाधि धारण कर ली। बचपन का नाम अबू कासिम महमूद था। जब शासक बनता है तो इसने अपना नाम बदल करके, लोगों ने इसका नाम बदल दिया महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। उस समय के जो खलीफा थे अल कादिर बिल्लाह ने, जब ये गद्दी पर बैठा तो इसको मान्यता दे दिया। खलीफा ने क्या कर दिया, इसके शक्तिशाली कार्यों को देख करके, इसके वर्चस्व को देख करके कि ये व्यक्ति हमारे काम का है, इसको मान्यता दे दो, ये हमारे लिए फायदेमंद ही रहेगा। तो राजनीति यहाँ पे आती है कि अल कादिर बिल्लाह, जो उस समय के बगदाद के खलीफा थे, उन्होंने क्या किया, महमूद गजनवी को सुल्तान की उपाधि की मान्यता दे दी और भी उपाधियां दे दी। जैसे यामीनुद्दौला की उपाधि दी। यामीनुद्दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। खलीफा ने कहा महमूद गजनवी को कि तुम साम्राज्य के दाहिना हाथ हो, मुस्लिम साम्राज्य के दाहिना हाथ हो। और एक उपाधि दी अमीन उल मिल्लत, अर्थात मुस्लिमों का संरक्षक, तुम मुस्लिमों के संरक्षक हो। क्योंकि खलीफा को लग गया कि ये व्यक्ति हमारे काम का है, ये व्यक्ति इस्लाम के प्रचार प्रसार में मदद कर सकता है, इस्लाम को फैला सकता है, राज्य को भी फैला सकता है, आक्रमण में मदद कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पक्ष में ले लेना ज्यादा उचित है। ठीक, आगे चल करके इसने एक खलीफा ने अपना सैनिक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, अपना सैनिक कमांडर नियुक्त कर दिया। और उस समय महमूद गजनवी ने शपथ लिया कि मैं प्रतिवर्ष भारत पर एक आक्रमण करूंगा, अर्थात एक अभियान करूंगा। और 1000 से लेकर के 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण किया। 17 अभियान नोटेड है कि नहीं? और ये जो 17 अभियान हैं, इसकी जानकारी कौन देता है? एक अंग्रेजी इतिहासकार है, उनका नाम है हेनरी इलियट। हेनरी इलियट ने क्या किया, ये जानकारी देते हैं कि महमूद गजनवी के जितने अभियान हुए थे आने जाने का, टोटल 17 थे। इसने हेनरी इलियट ने बताया। और अन्य जगह पर मिलता है, अन्य ग्रंथों पर भी मिलता है कई अभियान, लेकिन नोट करके बताना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो हेनरी इलियट ने बताया नोट करके। सारी चीज़ों को सीरियल से लगा करके बताया कि हाँ इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इस समय ये हुआ, इस समय ये, सन के साथ, पूरी डेट के साथ, प्रूफ्ड के साथ हेनरी इलियट ने इस 1000 से 1027 के बीच में 17 आक्रमण का वर्णन करता है। हेनरी इलियट नामक इतिहासकार। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। इसके बाद इसमें कहा जाता है कि एक इसका भाई था इस्माइल, गद्दी पर बैठने के बाद इसने अपने भाई से भी संघर्ष कुछ किया था, ऐसा कुछ मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक इसी से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक, भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण। ठीक है, भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण। उसके बाद महमूद गजनवी के कुछ इससे संबंधित कुछ इतिहासकार भी हैं।